तो ये सफर जो रैल्फ रेनिक के साथ हमारा शुरू हुआ था दिसंबर के महीने में, वो खत्म हो चुका है। क्यों? क्योंकि कल शाम ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया गया कि रैल्फ रेनिक विल बी लीविंग मैनचेस्टर यूनाइटेड, और जो 2 साल का कंसल्टेंसी रोल उनके साथ एग्री किया गया था कि मैनेजर चाहे कोई भी आए, ही विल बी स्टिल ही विल स्टिल बी देयर, एंड वो क्लब के रीबिल्ड प्रोसेस में नए मैनेजर के साथ मिलकर इस काम को अंजाम देंगे। लेकिन एरिक टेन हैग के आने के बाद ये रिपोर्ट किया गया कि 2 घंटे तक कॉल पर बात की गई एरिक टेन हैग और रैल्फ रेनिक से, और इस निष्कर्ष पर आकर ये कॉन्वर्जेशन रोकी गई कि रैल्फ रेनिक का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने में ही रैल्फ रेनिक की भलाई है और इस क्लब की भलाई है। अब इस बात को समझने के दो पहलू हैं। हम सबको पता है कि रैल्फ रेनिक जब से आए थे उन्होंने किस तरीके से पूरा अपना टेन्योर बिताया। उन्होंने हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूनाइटेड की पोल पट्टी खोली, उन्होंने प्लेयर्स की पोल पट्टी खोली, हमारे रिक्रूटमेंट पॉलिसीज की पोल पट्टी खोली, हमारे ट्रांसफर स्ट्रक्चर की पोल पट्टी खोली, और बिहाइंड द सीन्स रहकर काम करने वाले लोगों का एक्चुअली पर्दाफाश किया। अब क्या ग्लेजर्स इतने टॉलरेंट हैं कि वो एक ही टाइम पर दो ऐसे बंदों को कंट्रोल में रख सकें जो उनके अगेंस्ट जाकर ओपनली बोल सकते हैं? और यहां दो बंदे, मैं जॉन मार्टा और डैरन फ्लेचर की बात नहीं कर रहा हूं, नहीं, मैं बात कर रहा हूं एरिक टेन हैग और रेल्फ रेनिक की। क्योंकि एक है मैनेजर और दूसरे हैं आपके कंसल्टेंट। अच्छा, अब इस चीज को समझने का दूसरा पहलू भी है कि चलो ठीक है, ग्लेजर्स वाला सिनेरियो तो हम सभी एग्री कर सकते हैं कि ये एक रीजन रहा होगा। दूसरा रीजन जो मैं जिस पे बिलीव कर रहा हूं कि एरिक टेन हैग को नहीं लगी होगी जरूरत कि वो जो उनकी ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए रिचर्ड आर्नल्ड और जॉन मर्टो के साथ, वो रेल्फ रेनिक के रहते डेवलप हो पाती। क्यों? क्योंकि एक इंसान जो कि इसी बेसिस पर आया कि भाई उसके हाथ में टोटल कमांड रहेगी ड्रेसिंग रूम की, ट्रांसफर्स की, और वो डिसाइड करेगा कि किन प्लेयर्स को आना चाहिए और किन प्लेयर्स को नहीं आना चाहिए। रेल्फ रेनिक को एक एक रीबिल्ड के प्रोसेस में एक ऐसे इंसान के तौर पर लाया गया था जो कि यंग टैलेंट्स को, अंडर रडार साइनिंग्स को टारगेट कर कर उनको यूनाइटेड तक लाने की कोशिश करेंगे। और बेसिकली क्योंकि उनका टेन्योर रेडबुल ग्रुप के साथ जितना सक्सेसफुल रहा था, उसके बाद सभी को यही आशा थी कि भाई एरिक टेन हैग यूथ के साथ काम करने वाला वो मैनेजर जिसने आयक्स में रहकर वंडर्स क्रिएट किए हैं, वो अगर रैल्फ रेनिक के साथ मिलकर काम करेगा तो ये जोड़ी धमा चौकड़ी मचा देगी। लेकिन कभी कभी जो पावर होती है ना, वो बहुत ही कुत्ती चीज होती है। अब एक मैनेजर जो कि एक नए क्लब में आ रहा है, क्या वो अपनी पावर किसी एक ऐसे इंसान के साथ शेयर कर सकता है जो कि उसके रोल में थोड़ा सा हिंड्रेंस पैदा करे? देखो, वो ग्लेजर्स वाला टॉपिक तो बिल्कुल है ही लेजिट कि वो नहीं चाहते कि क्लब में ऐसे लोग रहें जो कि ये जो उनकी रॉन्ग डूइंग्स हैं उनको बार बार आके हाईलाइट करें। और आप देखो ना, इस काम में हेल्प करने के लिए पहले दिन से यूनाइटेड लेजेंड्स ने पेट्रोल का काम किया। मैं तो घी नाम भी नहीं ले रहा, पेट्रोल का काम किया। पैत्रीस एवरा उनके आने से पहले ही ये उन्होंने घोषित कर दिया कि नहीं, रैल्फ रेनिक वोंट बी ए सक्सेसफुल मैनेजर बिकॉज उनको यहाँ के डीएनए के बारे में पता नहीं, उनको यहाँ के वर्क कल्चर के बारे में पता नहीं है। एक ऐसा इंसान कैसे आके यूनाइटेड को मैनेज कर सकता है, या फिर यूनाइटेड की आइडेंटिटी के साथ खुद को एसोसिएट कर सकता है, जिसने कभी काम ही नहीं किया, जिसके लिए ये सराउंडिंग्स नहीं है, इंग्लिश कल्चर नया है, इस क्लब के रूट के साथ नहीं जुड़ा है। अच्छा, पोल स्कोल्स ने जब हम वो हारे थे लिवरपूल वाला फिक्चर, सिटी वाला फिक्चर, तो बहुत ही भाई फेमस वर्डिंग्स थे पोल स्कोल्स के। उन्होंने ये बोल दिया था कि एक तरफ टीम को मैनेज करने के लिए मैनेजर था और दूसरी तरफ था स्पोर्ट्स डायरेक्टर। तो ये सारी बातें जो ओले गुनर सोल्शायर के टेन्योर के टाइम नहीं हो रही थी, ये बातें की जा रही थी किसके टाइम पे? रैल्फ रेनिक के टाइम पे। एरिक टेन हैग को अपॉइंट किया गया, उससे पहले रियो फर्डिनेंड का वो आता है स्टेटमेंट कि आई वुडेंट लेट एरिक रैल्फ रेनिक टू अटेंड वन मोर प्रेस कॉन्फ्रेंस बिकॉज वो जो भी कर रहा है वो टीम के एक
एटमोस्फियर के लिए, ड्रेसिंग रूम के कॉन्फिडेंस के लिए सही नहीं है। अच्छा, ड्रेसिंग रूम के लिए क्या सही है क्या नहीं सही है, ये मैनेजर से ज्यादा हमारे लेजेंड्स जानते हैं। क्यों? क्योंकि टाइम एंड टाइम अगेन यही तो करते आए हैं ये। टाइम एंड टाइम अगेन इन्होंने, जो प्रीवियस मैनेजर्स थे, उनको इन्होंने इसी तरीके से नवाजा है, सिवाय ओले गना सोल्शायर के। क्यों? बिकॉज ओले गना सोल्शायर वॉज अ legend and is a legend and will forever be a legend, but he was a teammate of their। यहां पर अब आ चुके हैं एरिक टेनहैग। अब एक एरिक टेनहैग जैसा बंदा, जो कि आईएक्स में ओवरमास और वेंडसार के साथ मिलकर काम कर रहा था, तो लोगों की सोच ये है कि उसको क्यों दिक्कत होगी रेल फेनेक के साथ काम करने की, क्योंकि जो काम वहां पे ओवरमास कर रहा था, वही काम तो बेसिकली यहाँ पे रेल्फ रेनिक को करना था, कि भाई प्लेयर्स को टारगेट करो, उनसे कॉन्वर्जेशन करो, उनको कन्विंस करो क्लब में लाने की। बट हम ये क्यों भूल रहे हैं, हो ये भी सकता है कि कहीं ना कहीं एरिक टेनहैग और रेल्फ रेनिक के बीच में पावर को लेके एक कॉन्फ्लिक्ट हो, जो पब्लिकली हम एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, बट होगा। क्या मैं अगर एक कंपनी में हूं और अगर मेरे उस प्रोजेक्ट पे वर्क करते हुए मुझे किसी और को रिपोर्ट करना पड़े, जबकि इंचार्ज मुझे होना चाहिए, तो क्या मैं कंफर्टेबल रहूंगा? नहीं। मैं क्यों कंफर्टेबल रहूंगा? बेसिकली क्योंकि जो चीज मेरे थ्रू होनी चाहिए, वो किसी सेकंड पार्टी के थ्रू हो रही है। जो बात मैं सीधे सीधे कर सकता हूँ प्लेयर से कॉन्वर्जेशन, वो बात मैं किसी और के जरिए उन तक क्यों पहुंचाऊं? मॉडर्न डे फुटबॉल में ये ट्रांसपेरेंसी होना बहुत जरूरी है। और प्रीवियस मैनेजर्स भी अगर सक्सेसफुल रहे थे, चाहे वो आर्सेन वेंगर वाला टाइम हो, चाहे वो जोसे मूरिन्यो वाला टाइम हो, वो शायद इसीलिए सक्सेसफुल रहे थे क्योंकि ट्रांसपेरेंसी थी, बिटवीन द बोर्ड एंड द मैनेजर, एंड ऑल्सो बिटवीन द अपकमिंग साइनिंग्स एंड द मैनेजर। अच्छा, यहाँ पर अब जो आने वाली साइनिंग्स थी, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि एनकुंकू पे हम मिस कर देंगे, और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनको हम टारगेट कर सकते थे, लेकिन अब हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि रेल फेनिक चले गए हैं। एनकुंकू क्यों? क्योंकि रेडबुल ग्रुप का प्लेयर है भाई अभी इस वक्त पे, एंड रेल फेनिक हैज प्रीवियसली वर्कड एट रेडबुल ग्रुप। आरबी लाइप्जिग में काम कर चुके हैं, वो आरबी साल्जबर्ग में काम कर चुके हैं, तो आसानी होती। हमें क्या पता है कि एरिक टेन हैग को वो साइनिंग चाहिए भी हैं या नहीं? हमने कभी खुद से ये पूछने की जरूर एक जहमत उठाई है कि जिन प्लेयर्स का हम नाम इतनी तेजी से सर्कुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो एक्चुअल में साइनिंग एरिक टेन हैग डिमांड कर भी रहे हैं या नहीं? क्योंकि हर मैनेजर की अपनी नीड होती है। अब जैसे क्लॉप ने नंबर 9 साइन नहीं किया था, उन्होंने फॉल्स 9 के रोल में जो प्लेयर फिट हो सकते थे, उन्होंने वो साइन किए। क्लॉप की अपनी फिलॉसफी थी, क्लॉप की अपनी एक आइडेंटिटी है, और वो टीम अपने तरीके से मैनेज करते हैं। न कार्लो एंचेलोटी टीम अपने तरीके से मैनेज करते हैं, जोसे मूरिन्यो को टीम अपनी तरीके से मैनेज करना पसंद है, पेप गार्डियोला, सेम गोस फॉर हिम। Every manager who is managing a big club or who has previously managed a big club likes to take the full command, over transfers and over the dressing room. He wouldn't want to share that power with anyone else। ये एक पॉइंट हो गया। यहां पर एक चीज हमें ये भी समझनी पड़ेगी कि ग्लेजर्स का ये जो डिसीजन है, बेसिकली ये इसका रीजन ना एक वो भी हो सकता है कि रेल्फ रेनिक ने अपने जो कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स थे उसमें कभी ये मेंशन नहीं किया था कि ही विल बी open to मतलब he will be joining some other club or he will be taking responsibility of a national side। अब वहां पर उन्होंने ऑस्ट्रिया की टीम के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, he became the हेड कोच ऑफ ऑस्ट्रियन नेशनल टीम। तो उस वक्त पे एक बंदा जो कि ऑलरेडी एसोसिएट है क्लब के साथ, वो फिर किसी और एरिया में अगर अपना ध्यान बटाएगा, तो फिर वो किस तरीके से सही है क्लब के लिए? कैसे? मेरे हिसाब मतलब मेरे नजरिए से तो ये मुझे चीज समझ में नहीं आ रही। और बेसिकली मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यहीं आके रुक जाता है कि या तो फिर रैल्फ रेने को पहले ही क्लियर कर दिया गया था कि व्हेन द न्यू मैनेजर विल जॉइन इन यू वोंट बी पार्ट ऑफ दैट सिस्टम। इनिशियली हाँ, टर्म्स एग्री किए गए थे 2 साल के लिए, बट हो सकता है बिटवीन टेन्योर जब एरिक टेन हैग से बात की जा रही थी, तब कहीं ना कहीं ये पहले ही डिस्कस कर दिया गया होगा कि जो भी होगा वो आपके थ्रू होके जाएगा, डिसीजन आपका सर्वमान्य होगा, और एरिक टेन हैग का ही डिसीजन होगा कि वो नहीं शायद कंफर्टेबल हैं किसी और के साथ इस तरह से काम करने में। और हाँ,
रैल्फ रेनिक ने जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, उसमें हर बार जब उनसे एरिक टेन हैग के बारे में पूछा गया, तब उन्होंने यही कहा कि मेरी सर्विस हमेशा अवेलेबल है, अगर मैनेजर मेरी जरूरत समझता है, अगर वो मेरे इनपुट की जरूरत समझते हैं, तो मैं हमेशा अवेलेबल हूं और मैं मैनेजर के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हूं। मैनेजर, अगर मैनेजर काम करने को तैयार नहीं है, वो एक डिफरेंस है। आपको याद होगा एरिक टेन हैग की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, जब एरिक टेन हैग से रैल्फ रेनिक के बारे में सवाल किया भी गया था, तो उनका बहुत ही ट्विस्टेड सा स्टेटमेंट था कि आई वुड लाइक टू हैव कमांड ओवर द ड्रेसिंग रूम, आई वुड लाइक टू हैव कमांड ओवर द ट्रांसफर्स, दैट माइट हैपन एट माय क्लब। तो फिर अगर सब कुछ उनके थ्रू होने वाला था, तो फिर रैल्फ रेनिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी? रैल्फ रेनिक करने क्या वाले थे कंसल्टेंट रोल में? क्योंकि बेसिकली एक कंसल्टेंट का काम क्या होता है भाई? साथ बैठकर बात करना, साथ बैठकर डिस्कस करना, अजम्पशंस, पॉसिबिलिटीज डिस्कस करना। तो जब वही सारी चीजें नहीं होने वाली थी, तो फिर एक क्लब में उस रोल पर एक इंसान को वेजेस देकर रखकर क्या मतलब बनता था? अब देखो, ये बात तो हो गई सिर्फ इधर वाली साइड की। अब बात करते हैं ट्रांसफर्स की, क्योंकि न्यूज ये भी आई है कि हम डार्विन न्यूनेस के साथ अब नेगोशिएशन स्टार्ट करना शुरू करने वाले हैं। कल तो पता नहीं किस किस लोगों ने क्या क्या न्यूज निकाल दी कि डार्विन न्यूनेस इज वेरी क्लोज टू 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 मूव टू मैनचेस्टर यूनाइटेड और ऐसा वैसा, बट रियलिटी इससे बहुत हटकर है भाई। फ्रैंकी डियोंग के केस में यूनाइटेड अप्रोच कर रही है, Barcelona is ready to let go of Frankie de Jong for the right price, but Frankie de Jong doesn't want to join a club that is not participating in the Champions League. And that is very understandable, because no player would like to have a downgrade in his career. That too, when he has an open opportunity to join a club that is competing in the Champions League. He could wait for some more time. He could wait for a couple of more days, and he might get an offer from PSG or from any other club that is participating in the Champions League. United are currently not having that luxury of having their say in this transfer saga, because ultimately the decision has to come from the player itself. और यहाँ पर जूरियन टिम्बर के बारे में और पाउ टोरेस के बारे में, एंथनी के बारे में, इवन मथेस डिलिट का भी नाम आ रहा है। इन सब के केस में सिर्फ और सिर्फ जूलियन टिम्बर और एंटनी एक ऐसे दो रियलिस्टिक नाम हैं, और बेसिकली आप पाउ टोरेस का भी नाम जोड़ सकते हो, जिसके साथ हम वाकई में नेगोशिएशन स्टार्ट कर सकते हैं और वो क्लब में आ सकते हैं। आप ये चीज मथिस डिलिट के लिए नहीं बोल सकते, आप ये चीज फ्रैंकी डियोंग के लिए नहीं बोल सकते, बिकॉज आई नो दैट दे आर द फॉर्मर प्लेयर्स ऑफ एरिक टेन हैग, but no one likes to have a downgrade in their career, that too when their current club is participating in Champions League. तो ये बहुत ही बेसिक सा फंडा है, और अगर किसी भी यूनाइटेड फैन को ये फंडा समझ में नहीं आ रहा है, तो आई थिंक उनको ज्यादा से ज्यादा इस बारे में रिसर्च करनी चाहिए कि वाई फ्रेंकी डियोंग would not want to join Manchester United. The answer is simple. He wants to play in the top tier European football. And this season we haven't got that. बहुत ही तगड़ी कन्विंसिंग पावर चाहिए एक ऐसी डील को क्रैक करने के लिए, जहां प्लेयर, अब देखो इसमें दो पॉसिबिलिटीज हैं। या तो ये ट्रांसफर डी मरिया जैसा ट्रांसफर हो जाएगा, वेयर ही नेवर वांटेड टू जॉइन मैनचेस्टर यूनाइटेड, या फिर ये ट्रांसफर सागा रॉय कीन जैसा ट्रांसफर सागा हो जाएगा, जहां रॉय कीन वाज हाईली इंटरेस्टेड इन जॉइनिंग ब्लैकबर्न रोवर्स। बट यहाँ पर यूनाइटेड ने और सर एलेक्स ने बेसिकली कन्विंस किया, और उसके बाद जब रॉय कीन आए, बट उस टाइम पे लग्जरी भी थी हमारे पास, बिकॉज वी वर द चैंपियंस ऑफ इंग्लैंड एंड वी वांटेड टू बिल्ड अ टीम दैट कैन डोमिनेट इंग्लिश फुटबॉल फॉर नेक्स्ट डेकेड, और वो चीज़ हमने की भी, यू नो आपके रॉय कीन के साथ। सेम चीज़, सेम तरह का प्रोजेक्ट क्या अभी हम प्रेजेंट कर पाएंगे किसी भी प्लेयर को? बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि हमारे पास वो स्ट्रक्चर नहीं है, और वो स्ट्रक्चर बिल्ड हो सकता था अगर रेल्फ रेनिक रुकते, लेकिन वो स्ट्रक्चर बिना रेल्फ रेनिक के भी बिल्ड हो सकता है अगर एरिक टेन हैग और जॉन मर्टाओ साथ मिलकर इस कोशिश में लग जाए कि नहीं, जल्द से जल्द इस क्लब को खड़ा करना है। बिकॉज जो काम क्लॉप ने लिवरपूल में किया है, वो काम हम यूनाइटेड में भी कर सकते हैं। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एज एरिक टेन हैग सेड कि हर क्लब का एक एरा आता है और हर एरा एंड भी होता है। अब वो एरा अच्छा है या बुरा, वो डिपेंड करता है आपके क्लब के लिए। हमारे लिए ये एरा जो 10 साल का गुजरा है, या 10वां साल शुरू होगा हमारा, ये एरा अच्छा नहीं था। इट वॉज अ वेरी डिप्रेसिंग एरा, बट इस एरा को एक फुल स्टॉप देने का वक्त आ चुका है, और वो फुल स्टॉप हम और आप मिलकर अपने साथ से एरिक टेन हैग को करने का मौका देंगे, और देना चाहिए भी। क्योंकि
We want to see our club back at that podium once again, जो फीलिंग हमने एक्सपीरियंस नहीं की है बहुत सालों से। बेसिकली एक डेकेड हो गया है कि हम प्रीमियर लीग चैंपियंस बने। वो जो एक एक्सपीरियंस था, गूज बम्पिश जो फीलिंग होती है कि सारा क्राउड सेलिब्रेट कर रहा है, स्टेडियम में ग्लोरी ग्लोरी मैन यूनाइटेड के चैंट लग रहे हैं, वो एक्सपीरियंस अगर करना है तो वी नीड टू बी पेशेंट, और फॉर दैट we need to respect the decision that has come from the board. Yes, Ralph Rangnick is gone, but it might turn out to be a better, I mean, it might turn out to be a blessing in disguise for us. Not securing Champions League football might turn out to be a blessing in disguise for us, and it has turned out to be a blessing in disguise, to be very honest, on majority of fronts. Why? Because the scouting heads are gone, Matt Judge is gone, and with that, you know, some of the players who were literally sucking the blood out of this football club are leaving the club as well. So sometimes it's better to suffer because it might turn out to be a happy journey later on. और ये यही कुछ होता दिख रहा है मुझे यूनाइटेड में। तो भाई थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, इतना ज्यादा हाइप अप नहीं करते हैं सिचुएशन, इतना ज्यादा अपना जो जो ठंडा माथा है ना उसको गर्म नहीं करते हैं, चीजों को होने देते हैं। और सीजन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ना जी, ये विंडो जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, क्लियरिटी आ जाएगी कि किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और एरिक टेन हैग का क्या प्लान है बेसिकली। तो भाई आप लोग अपने कमेंट जरूर बताइएगा, मतलब आप लोग अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और गिव अवे का जो कम्युनिटी पोस्ट डाला है उस पर जाकर पार्टिसिपेट करिए। 2 लकी विनर्स को जर्सी मिलेगी उनके फेवरेट फुटबॉल क्लब की। तो जाओ पार्टिसिपेट करो। एंड वी आर लिटरली जस्ट 200 सब्सक्राइबर्स अवे फ्रॉम 23K subs. इफ यू लाइक माई कंटेंट, इफ यू कैन रिलेट विद द कंटेंट, तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज फ्री का बटन है, पैसे नहीं लगते। हिट दैट बेल आइकन, एंड एज ऑलवेज टेक केयर, एंड we will always keep the red flag flying high as Manchester United will never die.